नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि सप्लाई और डिमांड जोन किस तरीके से काम करता है और सप्लाई और डिमांड जोन के पीछे क्या साइकोलॉजी रहती है। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखिए और चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और वीडियो को भी लाइक और शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। सप्लाई और डिमांड को अगर मैं आसान भाषा में समझाने की कोशिश करूँ तो डिमांड का मतलब होता है अग्रेसिव बाइंग। किसी लेवल से अगर एकदम अग्रेसिव बाइंग आ जाए, एक बैक टू बैक ग्रीन कैंडल्स बन जाए, तो हम वहाँ पर कहेंगे कि वहाँ पर डिमांड ज़्यादा है। और अगर किसी एरिया से एग्रेसिव सेलिंग आ जाए तो हम वहाँ से कह सकते हैं कि वहाँ पर सप्लाई ज़्यादा है। इस तरीके से हम सप्लाई और डिमांड को सिंपल शब्दों में डिफाइन कर सकते हैं। अगर मान लीजिए प्राइस इस तरीके से चल रहा है, इस तरीके से प्राइस ऊपर की तरफ गया और जब प्राइस कंसोलिडेशन करता है तो इस कंसोलिडेशन में बिग प्लेयर्स अपनी एंट्री बनाते हैं और वो एक जोन में अपनी एंट्री करते हैं। 100 करोड़, 200 करोड़, 500 करोड़, 1000 करोड़, इस तरीके से वो अपनी एंट्री किसी भी स्क्रिप्ट में बनाते हैं। तो उसके बाद से उस एरिया से एक अच्छा अपमूव आता है। अच्छा अपमूव आने के बाद में कई बार क्या रहता है कि जो वहाँ पर कुछ ऑर्डर्स उनकी अनफिल्ड रह जाते हैं, वो जो अनफिल्ड ऑर्डर्स रहते हैं वो उस एरिया में रहते हैं अनफिल्ड। तो जब प्राइस उस एरिया में दोबारा से आता है, जब दोबारा से आने पर उसी एरिया में आने के बाद में अच्छा रिवर्सल दे करके जाता है और यहाँ से हम अपनी एंट्री और ट्रेड प्लान कर सकते हैं। इस तरीके से सप्लाई जोन वर्क करता है। इसी तरीके से अगर हम डिमांड जोन की बात करें तो जब प्राइस नीचे आता है और इस तरीके से कंसोलिडेशन करता है और एकदम से बैक टू बैक बेरिश कैंडल बन के नीचे आती हैं और जब उसी एरिया में ऊपर जा करके प्राइस नीचे की तरफ आता है तो इसको हम सप्लाई जोन की तरह कंसीडर कर सकते हैं। तो ये सप्लाई और डिमांड जोन की दोनों बेसिक नॉलेज हुई। यहाँ पर मार्केट का पॉज लेना बहुत जरूरी है। यहाँ पे मार्केट पॉज लेता है, साइडवेज हो जाता है इस वाले एरिया में, ये पॉज से यहाँ पर एक्यूमुलेशन होता है। एक्यूमुलेशन फेज में बड़े प्लेयर्स अपनी एंट्री बनाते हैं। दूसरी चीज, इसमें एंट्री की बात आ जाए तो हमें हमेशा सप्लाई और डिमांड जोन को छोटे टाइम फ्रेम में नहीं देखना है। ऐसा नहीं है कि 5 मिनट 15 मिनट इस टाइम फ्रेम में नहीं देखना है। इस टाइम फ्रेम में अगर आप डिमांड और सप्लाई जोन को देखोगे तो आपको फेलियर जो रेशियो है वो बहुत ज़्यादा बड़ा आएगा। इसलिए आपको हमेशा बड़े टाइम फ्रेम में सप्लाई और डिमांड जोन को देखना चाहिए। इस सप्लाई और डिमांड जोन को आइडेंटिफाई करने के लिए 2-3 महत्वपूर्ण बातें हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट जो बातें हैं मैं आपको बताऊंगा। कि प्राइस, सबसे पहले तो आपको पता ही होगा कि मार्केट अप ट्रेंड में हायर हाई हायर लो बनाते हुए ऊपर की तरफ जाता है इस तरीके से, और हायर हाई हायर लो जब ऊपर बनाता है तो वो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करता है। अगर आपने मार्केट स्ट्रक्चर आप जानते होंगे कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करते हुए ऊपर की तरफ जाता है और जब ऊपर की तरफ मार्केट जाता है तो हमें सबसे पहले जब भी मार्केट ट्रेंड में हो तो हमें ये देखना है कि कम से कम 2 ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने चाहिए। 2 ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे एक पहला ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ये हो चुका है हमारा और दूसरा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हमारा ये हो चुका है। 2 ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने चाहिए। दूसरी बात, 2 ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद में हमारा जो स्विंग हायर हाई हायर लो हायर हाई हायर लो बना हुआ है, तो जो हायर लो होगा वहाँ पर हम डिमांड जोन को ड्रॉ करेंगे। अगर मार्केट अप ट्रेंड में है तो डिमांड जोन बनाएंगे और अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो सप्लाई जोन बनाएंगे। अभी इस केस में हम चूंकि अप ट्रेंड में दिख रहे हैं तो यहाँ पर एक डिमांड जोन बनेगा। याद रखिए, ये हम 4 आवर में करेंगे बड़े टाइम फ्रेम में, छोटे टाइम फ्रेम में हम इसको नहीं करेंगे। हमें हमेशा सप्लाई और डिमांड जोन 4 घंटे के टाइम फ्रेम में देखना होगा। दूसरी बात, मान लीजिए यहाँ पर हमारे 2 ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा। 2 ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर से क्या होगा कि हमें ये कंफर्म हो जाएगा कि हमारा जो ट्रेंड है उसमें मोमेंटम है, उससे ये चीज़ कंफर्म हो जाती है। जब 2 ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गए तो यहाँ पर जैसे कि ये हमारा डिमांड जोन बन गया, डिमांड जोन, ये हमारा डिमांड जोन बन चुका है। जब प्राइस इस तरीके से नीचे आएगा, मान लीजिए यहाँ पर मैं तो दूसरा बना करके बताता हूँ इस तरीके से, एक मिनट मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, डिमांड जोन, ठीक है। अब प्राइस जब इस तरीके से नीचे आता है तो हमें पहली जो चीज़ तो इसमें एक चीज़ देखनी है, जो प्राइस है वो जो जोन है डिमांड जोन, उसको 50% के अंदर तक मिटिगेट करना चाहिए। मतलब जो जोन का 50% है, मान लीजिए मैं अभी अंदाजे से यहाँ पर एक लाइन खींच देता हूँ कि ये 50% है, सॉरी ये जो है उस डिमांड जोन का 50% है। तो प्राइस ऐसा ना हो कि प्राइस इस जोन के 50% नीचे ना आकर के ऊपर चला जाए, ऊपर जाके नहीं, 50% के नीचे आएगा तो हमें एक अच्छा सेटअप मिलेगा। तो 50% के नीचे आना चाहिए, उस जोन में 50% तक मिटिगेट हो, ठीक है। और जब मिटिगेट होगा तो हम इस जो हमने जो 4 आवर का टाइम फ्रेम है उसको हम 15 मिनट में कन्वर्ट कर लेंगे, 4 आवर से 15 मिनट में। और जब हम लोअर टाइम फ्रेम में जाएंगे 15 मिनट में, तो हम वहाँ पर कंफर्मेशन के लिए क्या करेंगे, एकदम से तो एंट्री हम ले नहीं लेंगे कि हमारे जोन पर आया और वैसे ही हम एंट्री लेंगे। तो कंफर्मेशन के लिए हम वहाँ पर
जो मार्केट छोटे टाइम फ्रेम में आपको इस तरीके से दिखेगा, यहाँ पर इस बड़े टाइम फ्रेम में एक ही कैंडल दिखेगी, बट छोटे टाइम फ्रेम में जो प्राइस होगा वो इस तरीके से बिहेव करते हुए ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और चेंज ऑफ कैरेक्टर करते हुए जब मार्केट लोअर आई बनाएगा तो वहाँ पर वो उसकी बजाय ब्रेक ऑफ चेंज ऑफ कैरेक्टर करेगा और चेंज ऑफ कैरेक्टर करने के बाद हायर लो बनाने के लिए ऊपर की तरफ निकल जाएगा। तो जब हायर लो निकलेगा तो जब जो स्विंग हाई टूटेगा तो उसके ऊपर हम इस तरीके से अपनी एंट्री बना सकते हैं। इस तरीके से हम अपनी एंट्री बना सकते हैं। इसी केस में हम छोटे टाइम फ्रेम में अगर कोई FBG बन रहा है तो भी हम उसको कंसीडर कर सकते हैं और वहाँ पर भी हम एंट्री बना सकते हैं। ये सब हमको छोटे टाइम फ्रेम में करना है। हमें हमेशा ध्यान रखना है कि कोई भी सप्लाई और डिमांड जोन है वो उसकी हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी कब रहती है काम करने की, वो जब काम करती है सबसे पहली बात तो उसमें पहली बार एकदम फ्रेश आना चाहिए, प्राइस अनमिटिगेटेड होना चाहिए। ये नहीं कि एक बार प्राइस आया फिर 2 बार आया फिर 3 बार आ गया तो उसकी स्ट्रेंथ खत्म हो जाती है। पहली बार में ही वो अच्छी तरीके से काम करता है। दूसरी चीज़ आपको एक कॉन्सेप्ट पता होगा कि प्रीमियम एंड डिस्काउंट जोन। मान लीजिए हमारा स्विंग हाई है और स्विंग लो है, तो उस यहाँ से लेकर के यहाँ तक जब फिबोनाची हम इसमें ड्रॉ करेंगे स्विंग हाई से लेकर स्विंग लो तक, तो जो नीचे वाला एरिया है उस वाले डिमांड जोन को हम ज़्यादा कंसीडर करेंगे, जो डिस्काउंट जोन है उसको हम ज़्यादा कंसीडर करेंगे। अगर आपको ये नहीं पता है कि प्रीमियम और डिस्काउंट जोन क्या होता है तो उसकी मैंने एक वीडियो बना करके रखी है चैनल में, तो आपको ऊपर टैग कर दूंगा तो आप उसको देख सकते हो। उससे आपको प्रीमियम और डिस्काउंट जोन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो ये 2-3 चीज़ें हैं इनको हम एंट्री की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए तो अब हम चार्ट पर समझने की कोशिश करते हैं कि हम किस तरीके से सप्लाई और डिमांड जोन को ड्रॉ कर सकते हैं। तो जैसे कि अपनी जो पहली जो शर्त थी उसमें हमारी जो पहली कंडीशन ये थी कि कम से कम 2 ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने चाहिए। तो ये बिटकॉइन का चार्ट है और 4 घंटे का चार्ट है। इसमें आप देख सकते हो मार्केट हायर लो बनाते हुए ऊपर की तरफ जा रहा है। इसमें आप देखो कि हमारे 2 ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो रहे हैं क्या, तो यहाँ पर देखो एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पर हो चुका है और दूसरा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पर हो चुका है। तो ये हमारे 2 ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कन्फर्म हो चुके हैं। अब हम इस जोन में हम सप्लाई डिमांड जोन को ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर देखिए मार्केट ने कंसोलिडेशन भी किया है। कंसोलिडेशन जब किया है तो उस रेंज को हम लास्ट जो हमारी सेलिंग कैंडल होगी उस जोन को हम एज ए डिमांड जोन को ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर एक डिमांड जोन हुआ है, यहाँ पर आप देखो एग्रेसिव में यहाँ पर भी एक डिमांड जोन हुआ है, ठीक है। यहाँ पर भी एक डिमांड जोन यहाँ तक हुआ है और ये वाला ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है यहाँ पर और एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पर हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर भी एक डिमांड जोन बना हुआ है। तो यहाँ पर मैं आपको एकदम प्रैक्टिकल चीज़ बता रहा हूँ, चार्ट में आपको कहीं पर भी क्लियर ड्रॉ नहीं मिलेगी, तो इसलिए मैंने प्रैक्टिकल चार्ट दिखाया, एकदम रॉ चार्ट है। ऐसा नहीं है कि केवल अच्छे एग्जांपल दिखा दिए, इसलिए आप इस चीज़ को ध्यान से समझिए और वीडियो को आप पूरा देखा करिए, ठीक है ना। तो ये वाला है। अब जो 4 घंटे का जो चार्ट है, ये जो हमने डिमांड जोन ड्रॉ किए हैं, यहाँ पर भी एक डिमांड जोन है, इसको भी हम ड्रॉ करेंगे। बट यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ नहीं, ये डिमांड जोन है, ये वाला डिमांड जोन हमारा, और ये वाला भी एक डिमांड जोन है, ठीक है। अब अपन इसको करेंगे, अब हम लोग इसको 15 मिनट की तरफ शिफ्ट करेंगे, तो वो हमको इस तरीके से दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर तो जो हमारा पहला जोन, तो यहाँ पर तो प्राइस आया ही नहीं है। दूसरे में यहाँ पर हमारा जोन था, आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर प्राइस आया है, यहाँ पर इसने मूव भी दिया है एक तरीके से, जो मैंने आपको बोला था कि छोटे टाइम फ्रेम में प्राइस नीचे की तरफ आएगा, तो मूव भी दिया है। बट इतना अच्छा मूव इसने हमको नहीं दिया है कि हमारा जो टारगेट है वो पूरा हो जाए। और दूसरी बात मेरे को लगता है यहाँ पर 50% का भी अपना रूल पूरा नहीं हुआ। यहाँ पर देखो आप ध्यान से 50% मिटिगेशन नहीं हुआ। यहाँ पर हम देखने के, यहाँ ये वाला जो हमारा जोन था, ये वाला जो आपको डिमांड जोन दिखाई दे रहा है, ये डिमांड जोन आपको दिखेगा। यहाँ पर आप देखो छोटे टाइम फ्रेम में नीचे की तरफ लोअर बनाते हुए प्राइस आ रहा था, और यहाँ पर आप देखो हमारी जो शर्त थी कि 50% हमारा डिमांड जोन है उसको मिटिगेट हो जाना चाहिए, तो यहाँ पे मिटिगेट हो गया है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हमारी हाई होगी। यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर अगर लोअर लो बना, फिर इस तरीके से मार्केट स्ट्रक्चर हमारा शिफ्ट हो चुका है। यहाँ से आप यहाँ तक देखो मार्केट स्ट्रक्चर हमारा शिफ्ट हो गया। उसके बाद में हमने इसको यहाँ पर एंट्री बनेगी और नीचे तक हमारा स्टॉप लॉस होगा, और इस तरीके से प्राइस आगे बढ़ेगा। इस तरीके से हम सप्लाई और डिमांड जोन पर ट्रेड कर सकते हैं। इसी का एकदम उल्टा आप सप्लाई जोन में भी अप्लाई कर सकते हो। ये हमने डिमांड जोन का एग्जांपल बता दिया। एक चीज़ को आप हमेशा ध्यान रखें कि मार्केट में कोई भी चीज़ 100% काम नहीं करती है। कोई भी स्ट्रेटजी हो, कोई भी सेटअप हो, कोई भी प्रकार का टूल हो, उसकी एक्यूरेसी 40 से 50% ही रहती है मोस्ट ऑफ द टाइम। लेकिन जो मेन खेल रहता है रिस्क रिवॉर्ड का, उस चीज़ को आपको ध्यान रखना है कि हमें अपना लॉस हमेशा कंट्रोल करना है। उसी के साथ आप इस मार्केट में सर्वाइव कर सकते हो और इस ट्रेडिंग में आप सक्सेसफुल बन सकते हो। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।